जय हिंद। वेलकम टू दक्षा क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, अभी हम DT06 पेपर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 2 के अंदर सिर्फ क्लास 12 के सवाल थे, 11th वाले सवाल नहीं थे, मतलब सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के सवाल थे। सवाल बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से आप पेपर को सोल्व कर सकते। ईजी पेपर था आपके पास में। अपने वन बाय वन सभी सवाल हम देखते हैं। सबसे पहले हम सिंगल ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं। हमारी जो स्टार्टिंग है वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट से है। सबसे पहला सवाल आपको बोला गया दो करंट है, दैट इज I1 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी और I2 की वैल्यू कुछ आपके पास दैट इज 4 कोस ओमेगा टी। तो ये ऐसे इसने यहाँ पे दिखा रखा है कि करंट यहाँ से कुछ I1 आ रहा है, यहाँ से कुछ ऐसे I2 आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ I3 जा रहा है। हमसे इस I3 की वैल्यू पूछिए तो हम क्या बोलेंगे, बाय किरचॉफ लॉ आप बोल सकते हैं दैट इज I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर? तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू है 3 साइन ओमेगा टी और I2 को भी आप साइन की टर्म में लिखिए तो ये बन जाएगा 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इसको हम किससे जोड़ सकते हैं, इसको फेजर से जोड़ सकते हैं। तो इसको रेफरेंस कंसीडर कर दिया तो ये 3 हो गया यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे 4 हो गया। तो रिजल्टेंट जो है वो ये वाला बनेगा 5। कितने डिग्री पे, 53 डिग्री पे। ठीक है? तो अगर आप आई नेट देखेंगे तो आई नेट कितना बन जाएगा, दिस इज 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ये सवाल क्लियर? नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, एक LCR सर्किट है और उसमें जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम की है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ, एक इंडक्टर बना देता हूँ, एक कैपेसिटर बना देता हूँ। इसको एक AC सोर्स से आपने ज्वाइन करना है। इन LCR सर्किट रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है और ये जो वोल्टेज है सोर्स का ये 200 वोल्ट है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 300 रेडियन पर सेकंड। दिस इज ओमेगा, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हम कैपेसिटर को रिमूव करते हैं तो करंट लैग कर जाता है 60 डिग्री से। तो अगर आप कैपेसिटर हटा दें सर्किट में तो ये बन रहा है आपके पास में R। अगर हम कैपेसिटर हटा दें तो ऊपर की तरफ जाएगा XL, तो करंट लैग कर जाएगा 60 डिग्री से। ये उसने बोला है। इसका मतलब क्या है, जो XL बाय R है उसके लिए कितनी 1060 दैट इज √3। तो XL की वैल्यू कितनी है, R√3। ठीक, तो मतलब सर जी ये जो वैल्यू है दिस इज R√3, 100√3। सिमिलरली अगर बोल रहा है अगर आप इंडक्टर को हटाते हैं तो करंट लीड कर जाता है π/6 से, सॉरी हाँ π/3 से, दैट इज 60 डिग्री से। तो सेम वही बात होगी। अगर आप इसको इंडक्टर को हटाते हैं तो क्या बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे XC बन गया, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या, जो XC की वैल्यू दैट इज अगेन R√3, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 100√3। क्लियर? अब इसने क्या बोला है, तो अगर ये पूरा सर्किट आपके पास में कंप्लीट है तो पावर डिसिपेटेड LCR सर्किट में कितना और करंट कितना हो। तो अगर आप देख रहे हैं तो XC और XL दोनों आपके पास में बराबर है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन है। अगर रेजोनेंस कंडीशन है तो इन दोनों की वैल्यू 0 बन जाएगी। सिर्फ ये 100 ओम रहेगा तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइड बाय 100 दैट इज 2 एम्पीयर। क्लियर? और अगर आप पावर निकालें, पावर होता है IRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाई R। तो IRMS कितना है यहाँ पे 2 दैट इज 4 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 400 वोल्ट, दैट इज 400 वोल्ट। क्लियर? तो आपके पास में डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है व्हेन ए AC सोर्स ऑफ EMF दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड करंट इज ऑब्जर्व टू बी π/4। मतलब अगर हम एक AC सर्किट को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी बनाती है ऐसे, इसकी वैल्यू दैट इज E0 sin 100t। इस कनेक्टेड हो सकता है फेज डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड करंट। यहाँ पे कुछ बॉक्स है, इसके अंदर कुछ चीजें होगी, वो मुझे नहीं पता क्या है। तो करंट और इसमें जो फेज डिफरेंस है आपके पास में वो π/4 ऑब्जर्व हुआ। तो यहाँ पे जो करंट का एक्सप्रेशन बना दैट इज I इज इक्वल टू I0 sin 100t प्लस माइनस π/4। रीड रैक के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हमने ये बोल दिया देयरफॉर द सर्किट पॉसिबली कनेक्ट RC RL और LC सीरीज। तो कौन कौन सा हो सकता है, तो कुल मिला के ये है कि आपके पास में जो फेज डिफरेंस आना चाहिए वो π/4 का आना चाहिए। तो अगर आपके पास में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होता तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, पहले ऑप्शन में गिवन है 1000 ओम, मैं बोल देता हूँ, और कैपेसिटेंस कितना होगा आपके पास में, इसको आप XC बोल दीजिए एक बार के लिए XC। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, π/4 होना चाहिए। इसका मतलब XC की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1000 ओम की। तो XC कितना होना चाहिए, 1000 ओम। XC होता कितना, 1/ωc, 1/ω, और यहाँ पे C की वैल्यू, हमें C की वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू इज 1000,
तो C की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर माइनस 5 फेराड, 10 टू द पावर माइनस 5 फेराड। तो इसको आप 10 माइक्रोफेराड बोल सकते हैं, ये वाली वैल्यू 10 माइक्रोफेराड भी हो सकती है आपके पास में। क्लियर? तो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जा रहा है। बाकी में आप देखेंगे तो कोई और मैच नहीं करेगा, तो आप बोलेंगे सर ए ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एसी सर्किट है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज फेड अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज। एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर, एक एसी सोर्स है। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स चेंजेस टू ओमेगा बाय 3 मेंटेनिंग द सेम वोल्टेज, द करंट बिकम हाफ। तो अब देखिए ये मान लेते हैं कुछ वैल्यू इसकी वी नॉट है और ये कुछ ओमेगा पे आपके पास चल रहा है, तो इसमें करंट कितना आ रहा है, करंट आ रहा है वी नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ये आर हो गया, ये सी हो गया, इट इज आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है? फिर सेकंड वाले में बोल रहा है कि अगर हम ओमेगा की जगह ओमेगा बाय 3 कर दें, अगर हम ओमेगा की जगह ओमेगा बाय 3 कर दें तो करंट आपके पास में हाफ हो जाता है। तो करंट अगर हाफ हो जाता है इसका मतलब जेड क्या, जेड डबल हो जाता है। तो जो नए वाला जो जेड होगा, जो नए वाला जेड कितना होगा आपके पास, इट इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह ओमेगा बाय 3 कर दे, दिस इज 9 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू डबल होगी आपके पास में किसकी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर तो यहाँ पे बन गया 4 आर स्क्वायर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन गया आर स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कितना बने, दिस इज 3 आर स्क्वायर और दिस इज 5 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास बना। तो इसने पूछा था रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू द रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो रिएक्टेंस कितना हो गया, ये बन गया 5 डिवाइड बाय एक्सी का होल स्क्वायर। तो रेशियो ऑफ किसका पूछा है, रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस, सॉरी ये एक्सी ऊपर जाएगा, एक्सी का स्क्वायर, तो एक्सी बाय आप देखेंगे दिस इज एक्सी बाय आर, दिस वैल्यू विल बी टर्न्स आउट टू बी 3/5 का रूट, ये आपके पास में सही जवाब होगा। तो आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक एसी सर्किट है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस 16 और 20 वोल्ट है। एक एसी सोर्स बना लेते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कुछ इंडक्टर है और यहाँ पे ऐसे एसी सोर्स है। क्लियर? ये वाली वैल्यू कितनी है सवाल में, ये वैल्यू गिवन है 16 वोल्ट और ये वाली वैल्यू गिवन है 20 वोल्ट। तो क्या इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, फेजर से ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी तो यहाँ पे 16 होगी और इसकी जो ऊपर की तरफ 20 होगी, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा ये वाला बनेगा। इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, जो वी नेट है आपके पास में, तो वी नेट बनेगा अंडर रूट ऑफ 400 प्लस ये बन गया 256। इसको अगर आप सोल्व करते ये वैल्यू 25.6 वोल्ट के आसपास आएगी। ठीक है? तो आपके पास में बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है I इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कोस ओमेगा टी, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है वो पूछा। तो जरा इन दोनों को मिला के इक्वेशन बनाते हैं। इसको लिख दीजिए 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो फेजर बनाएंगे तो ये 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, ये वाला 53 डिग्री बन गया। तो आई नेट का एक्सप्रेशन कितना बना, आई नेट बना 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। ये आपके पास में आई नेट का एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है? आपसे पूछा कि इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। इसकी आरएमएस वैल्यू आई नोट बाई रूट 2 5/√2, तो वो तो मैच नहीं कर रहा। ठीक है? इसकी एवरेज वैल्यू बोली एक हाफ टाइम में, वो आती है 2 आई नोट बाई पाई मल्टीप्लाई कोस पाई, ये आती है आई एवरेज 0 से लेकर t/2 में, अगर 5 फेज डिफरेंस है तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 2 5/पाई और कोस 53 कितना बन गया बच्चों, कोस 53 बन गया 3/5, आपने इसको उड़ा दिया 6/पाई। नेक्स्ट अगर हम देखें सी ऑप्शन में, तो इसमें बोल रहा है कि अगर हम वोल्टेज को अप्लाई करें दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी, तो सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों होने चाहिए। देखिए इसमें करंट लीड कर रहा है, अगर आपके इसमें वोल्टेज वीएम साइन ओमेगा टी हो तो करंट लीड कर रहा है, हाँ लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वाली वैल्यू इसमें पॉसिबल है आरसी के अंदर, क्योंकि उसमें भी तो ऐसा ही बनेगा ना, आज सर्किट में करंट लीड कर रहा है, इसमें भी लीड कर रहा है आपके पास में, तो पॉसिबल है। तो सी ऑप्शन पॉसिबल है। डी में बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो इंडक्टेंस नहीं, इंडक्टर में फिर वो करंट लैग करेगा आपके पास में, इसमें लीड कर रहा है, इस वजह से सी ऑप्शन में ये चीज दिखेगी आपको। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है
एक सर्किट डायग्राम है और XC की वैल्यू आपके पास में 100 ओम है, ठीक है, और XL की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन, तो इफेक्टिव करंट पूछा गया आपसे। तो आप हमें सर्किट बना दीजिए ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर है, और यहाँ पे ऐसे एक इंडक्टर है, क्लियर। इसकी वैल्यू 200 ओम है, XC की वैल्यू 100 ओम है, और ये वाली वैल्यू आपके पास में 100 ओम है, और ये वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, इससे करंट है 2 एम्पियर, सही, इसमें तो कोई इशू नहीं है। इसमें अगर आप देखें इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई का है, तो अगर फेज डिफरेंस पाई का है तो ऊपर 200 नीचे 100, नेट 100 बना, तो इससे भी कितना जाएगा 2 एम्पियर का जाएगा आपके पास, ठीक। अब फेज में अगर आप देखेंगे तो इसका जो वोल्टेज का फेज है दोनों में कॉमन है, तो ये वोल्टेज का फेज हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये वोल्टेज का फेज हो गया। करंट का फेज यहाँ पे इसमें तो ये रहेगा, बिकॉज ये तो रेजिस्टेंस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन डोमिनेट कर रहा है आपके पास में, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है, और अगर इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है तो इंडक्टर का जो फेज आएगा तो वोल्टेज में लीड करता है, तो उसका फेज कुछ ऐसा आएगा नीचे की तरफ। तो आई नेट अगर आप देखेंगे तो आई नेट कितना बनेगा 2√2, आई नेट कितना बनेगा 2√2, क्लियर, समझ में आ गई। तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है, तीन चीजें बना रखी है, एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, और एक यहाँ पे से एसी सोर्स है। XC की वैल्यू जो आपके पास में है, अच्छा, द रीडिंग ऑफ V1 एंड V3 आर 100 वोल्ट। V1, व्हाट इज V1, दिस इज V1, ये 100 वोल्ट है, और V3 जो आपके पास में ये भी 100 वोल्ट है, ठीक। देन रीडिंग ऑफ V2 कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, ये यहाँ पे 200 है वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो आप देखिए ये रेजोनेंस कंडीशन बनेगी ना, इसका और इसका तो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, जो सोर्स का होगा वो फिर इसके बराबर आएगा, बिकॉज ये रेजोनेंस कंडीशन है। तो VC और VR आपस में दूसरे कैंसल आउट करें, जो VR होगा वही इससे मैच करेगा, तो VR की वैल्यू आपके पास में 200 आएगी। तो आप बोलेंगे सर जी इसमें 200 आपके पास में V2 की वैल्यू हो जाएगी, तो आपके पास C ऑप्शन जो है ये वो यहाँ पे मैच कर जाएगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि फॉर ए LCR सीरीज सर्किट विद AC सोर्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ ओमेगा वगैरह से दिखा रखा है, तो सर्किट कब कैपेसिटिव होगा और कब नहीं होगा वो पूछा जा रहा है। तो अगर देखिए रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है, XL बराबर हो जाता है XC के, और इसी कोरस्पोंडिंग जो ओमेगा आता है वो 1/√LC आता है, ठीक है। अब अगर आप ओमेगा को बढ़ाएंगे, अगर आप रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ओमेगा को, अगर ये ओमेगा बड़ा हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, तो XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और ये होता है 1/ωc। तो अगर आप बढ़ाएंगे इस ओमेगा को तो इसको बेनिफिट मिलेगा, इसका लॉस होगा, तो आपके पास में XL जो होगा वो बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू XC। यही बात उसने पूछी है, उसने बोला कि अगर हम ओमेगा को बढ़ाएंगे सर्किट में किसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा, इंडक्टर का डोमिनेट करेगा, सर्किट इंडक्टिव हो जाएगा, ठीक। बी में बोल रहा है कि सर्किट विल बी इन रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पे नहीं होगा, वो ओमेगा इज इक्वल टू √LC पे होगा। सी बोला पावर फैक्टर ऑफ सर्किट विल बी यूनिटी, ओके, इफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर दोनों बराबर होंगे तो आपके पास में सर्किट सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा, तो रेजिस्टेंस आपके पास में cos फाई जो होता है वो R/Z होता है, cos फाई होता है वो R/Z होता है, दूसरा केस में Z की वैल्यू भी R हो जाएगी, तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। और डी में बोल रहा है कि करंट विल लीड नहीं, अगर ओमेगा √LC से बड़ा होगा तो फिर उसमें करंट लीड नहीं करेगा, इंडक्टर का इफेक्ट डोमिनेट होगा ना, तो वोल्टेज लीड करेगा उसके अंदर। तो इसमें सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बोला गया था वैल्यू ऑफ करंट इन टू सीरीज LCR सर्किट एज रेजोनेंस इज सेम व्हेन कनेक्टेड टू द साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स। देखिए आपको बोला गया कि यहाँ पे द वैल्यू ऑफ करंट इन टू सीरीज LCR सर्किट, तो ऐसा कुछ सर्किट है और ये रेजोनेंस पे है आपके पास में, इस पे कब सेम होगा आपके पास में। तो देखो सेम होने के लिए सीन ये है कि जो रेजिस्टेंस होगी आपके पास में R1 R2 वो दोनों में सेम हो जाए, भाई दोनों में जो रेजिस्टेंस होगी वो आपके पास में सेम हो जाए।
तो ए ऑप्शन में बोलता बोथ सर्किट मस्ट हैव द सेम वैल्यू ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। वैल्यू इसकी दोनों की चाहे अलग अलग हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये है कि दोनों का जो एक्सी और एक्सएल की जो वैल्यू है दोनों में वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन में तो कोई बात नहीं बनी। दूसरे में द एल और सी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सी में बोल रहा है फॉर द सर्किट एक्सएल एंड एक्ससी मस्ट बी सेम एट दैट फ्रीक्वेंसी। तो यार एक्ससी बाय एक्सएल तो हाँ सेम होना चाहिए, क्योंकि रेशियो अगर वैल्यू सेम है तो एक्ससी बाय एक्सएल की वैल्यू फिर दोनों में 1 आनी चाहिए। तो ये पार्शियली ये बात तो सही बैठती है। डी में बोल रहा है फॉर बोथ सर्किट मस्ट हैव सेम इंपीडेंस। ओके, बोथ द सर्किट मस्ट हैव सेम इंपीडेंस एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। सभी फ्रीक्वेंसी के लिए तो ये बात सही नहीं है यार, सभी फ्रीक्वेंसी पे तो इंपीडेंस सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो सी ऑप्शन इसमें बेस्ट अप्रोप्रिएट आप बोल सकते हैं, तो इस वजह से आप सी ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि एक एलसीआर सर्किट है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 8 है और इंडक्टर के अक्रॉस 6 है और कैपेसिटर के अक्रॉस 12 है। तो हम बना लेते हैं कैपेसिटर, यहाँ पे इंडक्टर, ऐसे एसी सोर्स आपने बना दिया। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो 8 वोल्ट का है। ठीक, इंडक्टर के अक्रॉस जो है ओके, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 8 वोल्ट है, इंडक्टर के अक्रॉस 6 वोल्ट है और कैपेसिटर के अक्रॉस 12 वोल्ट का है। तो आपसे पूछा गया था फेजर कैसे बनाएंगे, ये 8 बनेगा, इंडक्टर वाला लीड करेगा 6 और कैपेसिटर वाला नीचे का 12, ऐसा कुछ बन गया। तो क्या बोला, वोल्टेज ऑफ द सोर्स विल बी लीडिंग द करंट इन द सर्किट। तो सोर्स का वोल्टेज तो भाई यहाँ पे है, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो सोर्स का वोल्टेज तो यहाँ पे है Vs और करंट यहाँ पे लीड करंट कर रहा है, वोल्टेज नहीं कर रहा। तो ए ऑप्शन सही नहीं हुआ। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज, ये कोई जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 10 वोल्ट आएगा और सबके अक्रॉस जो वैल्यू है एक की 12 भी है, तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। पावर फैक्टर कितना आएगा, cos 5 होता है पावर फैक्टर, तो cos 5 की वैल्यू कितनी आएगी, बेस बाय हाइपो, दिस इज 4/5। तो ये वाली बात सही बैठ रही है, नहीं ये भी सही नहीं बैठ रही। पावर फैक्टर 4/5 है, 4/3 लिखा हुआ है। फिर डी ऑप्शन है बोला नन ऑफ दीज, तो हाँ नन ऑफ दीज आपके पास में सही है, तो इसमें डी ऑप्शन आप बोलेंगे सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक फंक्शन दिखा रखा है, साइनसोइडल फंक्शन, ऐसे नहीं साइनसोइडल नहीं, एक ट्रायंगुलर वेव है, ऐसे ट्रायंगुलर वेव बना रखी है। आपसे बोला ये वाली वैल्यू कुछ 0 है, ये वाली वैल्यू कुछ t/4 है और यहाँ पे ऐसे मैक्सिमम वैल्यू दिस इज v0। तो आपसे v वर्सेस t का कुछ फंक्शन पूछा, तो हमने क्या लिखा, vy इज इक्वल टू mx लिखेंगे। तो स्लोप कितना आ जाएगा आपके पास में 4v0/t और मल्टीप्लाई t, ऐसा कुछ वोल्टेज बन जाएगा आपके पास में। तो इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी, देखिए आरएमएस वैल्यू आएगी 4v0t मल्टीप्लाई t इसका स्क्वायर dt, 0 से लेकर t/4 और यहाँ पे फिर t/4, तो इसका आप रूट कर दीजिए, ऐसा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। की वैल्यू कितनी आ गई, 16 t स्क्वायर मल्टीप्लाई t/4, 16 t स्क्वायर यहाँ पे t/4 और दिस इज वैल्यू इज v0 स्क्वायर और ये बन गया t³/3, t³/3 इसका रूट है। t की वैल्यू कितनी पुट करनी है, t/4 पुट करनी पड़ेगी, दिस इज बिकम कैपिटल T³ डिवाइड बाय 64। तो ये इसने इसको उड़ा दिया, यहाँ पे ये साफ हो गया, तो इसकी वैल्यू बन गई v0/√3, तो आंसर आएगा दैट इज v0/√3। तो ए ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा 12th वाले के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एक एसी सर्किट है, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है और रिएक्टेंस 3 ओम है, तो इंपीडेंस कितना होगा। तो यार ये सिंपल बात है, रेजिस्टेंस कुछ 4 है और एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू कुछ 3 है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। जेड की वैल्यू क्या लिखेंगे, जेड क्या आता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पे, दिस इज बिकम 4 का स्क्वायर और दिस इज बिकम 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 5, जेड की वैल्यू कितनी है 5, तब बनेगी 5 ओम। तो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। डन, बात समझ में। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द एसी सोर्स इन द गिवन सर्किट। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है, सिमिलरली नीचे एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है। क्लियर। और यहाँ पे आपने ऐसे वैल्यू सप्लाई करनी है, ये कितना 12 और ये कितना 5, ये कितना 8 और ये कितना 6।
इस ऊपर वाले सर्किट में अगर आप देखेंगे ये वाली वैल्यू 130 वोल्ट है, इस ऊपर वाले सर्किट में देखेंगे तो ये जेड बन गया 13 वोल्ट 13 ओम, और इसमें अगर आप देखें तो ये बन गया 10 ओम। ठीक, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा ये करंट आएगा 10 एम्पियर, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है 13 एम्पियर। तो पावर कितना है देखिए, दोनों में पावर को हमने ऐड किया। ऊपर वाली ब्रांच में जो पावर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जो ऊपर वाली ब्रांच में जो पावर आ रहा है दैट इज आई स्क्वायर आर, तो 100 मल्टीप्लाई 5 दिस इज 500 वोल्ट, और नीचे वाली ब्रांच में जो आ रहा है दैट इज आई स्क्वायर आर दिस इज 13 का, दैट इज 169 मल्टीप्लाई 6, ये वाली वैल्यू। इन दोनों को आप ऐड अप कर दीजिए, बिकॉज ऊपर वाली ब्रांच का हमने पावर देखा, नीचे वाली देखा, दोनों को ऐड अप किया, तो ऐड का अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1514 वॉट। फिर तो आपके पास में सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है। समझ आई बात बच्चों? अभी जो सवाल है दीज आर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। तो इसमें जो अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 में क्या बोल रहा है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन आरएलसी सर्किट। ठीक है, वो आपको शो कर रहा है। तो कुछ ऐसा इससे बनाया, वोल्टेज वर्सेस करंट का फेज उसने जो भी बना रखा है। सबसे पहले पूछ रहा है कि दोनों में से कौन लीड कर रहा है। तो अगर आप ग्राफ में देखेंगे, देखिए ग्राफ में देख रहे हैं तो वोल्टेज कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है, और ये कुछ ऐसा। तो इसका जो पीक है, वोल्टेज का पीक पहले मिल रहा है, तो वोल्टेज का पीक अगर पहले मिल रहा है तो आपके बोले वोल्टेज लीड कर रहा है, वी यहाँ पे लीड कर रहा है किससे, करंट से। ठीक है, अब वोल्टेज लीड किस किस में करता है, तो पहले बोला द करंट लीड द ईएमएफ इन द सर्किट, गलत बात, वोल्टेज लीड कर रहा है। सेकंड में बोल रहा है द सर्किट इज मोर इंडक्टिव देन कैपेसिटिव, ये बात सही है, जब वोल्टेज लीड करता है इसका मतलब सर्किट इंडक्टिव है, तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन सही हो गया। सी बोल रहा है टू इंक्रीज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द रेसिस्टिव रोड, एल पे क्या इंपैक्ट होना चाहिए और सी पे क्या इंपैक्ट होना चाहिए, वो सब मैं बताया था। देखिए अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन रहा है, आई की वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज वी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है कि भाई एक्सएल की वैल्यू इनिशियल ज्यादा है, एक्सएल बड़ा है एज कम्पेयर टू एक्सी। तो अगर आप करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वाली वैल्यू घटाना पड़ेगा। इस वाली वैल्यू घटाने के क्या तरीके, या तो आप एक्सएल को घटाओ या फिर आप एक्सी को बढ़ाओ। तो अगर आप एक्सएल को घटाएंगे तब भी ये वाली वैल्यू घटेगी, और अगर आप एक्सी को बढ़ाएंगे तब भी ये वाली वैल्यू घटेगी। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात। तो आपको पूछे भी पावर को बढ़ाना भी, पावर के लिए करंट इंपॉर्टेंट है, आई आर एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। तो करंट को अगर आपको बढ़ाना है तो एक्सएल की वैल्यू को घटाना पड़ेगा या फिर एक्सी की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये इसमें की कंसेप्ट है इस सवाल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है इन एन गिवन एसी सर्किट, क्या सही है क्या गलत है, वो सब बातों पे चर्चा चल रही है। तो एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने एक सोर्स बना लिया, दिस सोर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, ऐसा फंक्शन है आपके पास में। तो एक्सएल की वैल्यू है 10 ओम, एक्सी की वैल्यू है 10 ओम और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम। तो आपको क्या बोला गया कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, वो पूछ रहा है। तो ये तो रेजोनेंस बन गया ना, एक्सी और एक्सएल बराबर है तो रेजोनेंस बन गया। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज लैगिंग बाय 90 डिग्री द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। देखिए वोल्टेज का क्या सीन है, ये कुछ करंट बना लीजिए यहाँ पे आप, तो ये कुछ वी आर आ गया, ये वाला कुछ वी आर आ गया, ऊपर की तरफ क्या बन गया, कुछ वी एल बन गया, और नीचे की तरफ क्या बन गया आपके पास में, वी सी बन गया। क्लियर? तो अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस और वोल्टेज जो है और कैपेसिटर के अक्रॉस, उसमें से जो रेजिस्टेंस वाला है वो लीड कर रहा है, कैपेसिटर वाले से रेजिस्टेंस वाला क्या कर रहा है आपके पास में, लीड कर रहा है। सेकंड वाले में बोल रहा है कि 180 डिग्री का लैग है क्या, वो तो नहीं है। सी ऑप्शन में बोल रहा है द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज लीडिंग बाय 90 डिग्री देन द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये बात सही है, इंडक्टर वाला वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू रिएक्टेंस इन सर्किट, ये बात सही है, बिकॉज ये तो आपस में कैंसल आउट हो गए ना, तो सर्किट का जो नेट इंपीडेंस होगा वही आपके पास में रेजिस्टेंस के बराबर होगा। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि एक सर्किट दिखा रखा है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है
कि अगेन RLC सर्किट है, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे ऐसे AC सोर्स कुछ बना रखे हैं। फिर ये वाली वैल्यू कुछ V1 है और ये वाली वैल्यू कुछ V2 है। तो आपको R की वैल्यू गिवन है, R इज इक्वल टू 100 ओम, L की वैल्यू गिवन है 2 पाई हेनरी, और C की वैल्यू इज 8/पाई माइक्रोफैराड। वोल्टेज गिवन है जैसे 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है F है। तो आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी, सबसे पहले मैं ओमेगा निकालता हूँ। ओमेगा कितना है, 1/√LC। तो L की वैल्यू होगी LC की 16 और ऊपर जाए कुछ पाई बन गया, पाई स्क्वायर था तो पाई बन गया। यहाँ पे 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 वो ऊपर गया आपके पास, 10⁻3 बच गया। दिस वैल्यू विल बिकम, और तो कुछ नहीं है ना, 16 पाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज बिकम 1000 पाई डिवाइड बाय 4, इसको रख लो 250 पाई, ये ओमेगा आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई इज 125 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 125 हर्ट्ज होगी आपके पास में, ठीक है। क्योंकि सवाल बोल रखा है दोनों वोल्ट फ्री रीडिंग सेम है, मतलब दोनों रेजोनेंस में थे आपके पास में। और करंट सर्किट से कितना आएगा, जो इसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो सर्किट से करंट आता है 2 एम्पियर। तो आपके पास में सी ऑप्शन मैच कर गया, ए ऑप्शन मैच कर गया। V1 प्लस V2 की वैल्यू 1000 नहीं, V1 प्लस V2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए आपके पास में, क्लियर। आइए अभी हम लास्ट सवाल पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि एक अल्टरनेटिंग EMF है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास में बन गई 1/2π√LC। इसका मतलब यार ये तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू √LC है, आप चेक करके देखिए। तो बस सर्किट कहाँ पे है, रेजोनेंस कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। तो रेजोनेंस की बात हो रही है। तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि जो करंट आएगा वो आपके पास सिर्फ रिएक्टेंस पार्ट की वजह से आएगा। नहीं यार, उसमें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बी में बोल रहा था करंट इन द सर्किट इज इन फेज टू द अप्लाइड EMF एंड द वोल्टेज अक्रॉस VR इज इक्वल टू अप्लाइड EMF। सही बात है, जो इसमें करंट रहेगा वो जो सोर्स वोल्टेज है उसके फेज में ही रहेगा, बिकॉज बाकी सब टर्म्स तो कैंसिल हो जाते। बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इक्वल टू द अप्लाइड EMF व्हिच इज 180 अहेड ऑफ द करंट इन द फेज। नहीं यार, वो आपके पास में 90 डिग्री का फेज रहता है, अगर रहेगा तो, नहीं तो फिर वो खत्म हो जाएगी वैल्यू। सी ऑप्शन सही नहीं है। डी में तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू की बात हुई। क्वालिटी फैक्टर कितना, क्यू फैक्टर कितना होता है, क्यू फैक्टर होता है आपके पास में दैट इज I मल्टीप्लाई XL डिवाइड बाय I मल्टीप्लाई R। दिस इज आइदर XC बाय R और XL बाय R, XC बाय R और डिवाइड बाय XL बाय R। तो आपके पास में ये बात सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह पेपर का डिसीजन खत्म होता है। पेपर सिंपल था आपके पास में, टफ तो नहीं था, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते तो आप बहुत आसानी से सवालों कर सकते थे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।